पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमरीका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, तहम अपने अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैन अल-अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीखी हकीकत है। अमेरिका ने रूस की 2 ऑयल कंपनीज पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा कि पाबंदियां पुतिन की माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। बताया, जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। चीनी सदर शी से रूसी तेल के मामले पर भी बात होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारती मुआहदे की उम्मीद भी जाहिर कर दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल बोले, इस वक्त रूस यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं है। रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंग बंदी के लिए दबाव डालना है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बेशतर इलाकों में आज भी फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। फ़ज़ाई मयार पर नज़र रखने वाली बैन अल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक रायवन में पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा है, जहां सुबह 8 बजे 476 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। काहना 9 में 433, कसूर में 338 और लाहौर में 247 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। गुजरावाला में 258, फैसलाबाद में 211 और मुल्तान में 201 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। हाफिजाबाद में शहरियों को स्मॉग के मुज़र सेहत असरात से बचाने के लिए बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में स्मोक के तदारक के लिए फसलों की बाकियत को जलाने वाले काश्तकारों, धुआं छोड़ने वाले भट्टों और फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में ज़िली इंतज़ामिया की जानब से महकमा ज़राअत और महकमा माहौलियात की मुख्तलिफ टीमों के साथ साथ 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल खसूसी इंसदाद स्मोक स्क्वाड भी तश्कील दिए गए हैं, जो मोटरवे से मुल्हिका देहात के अलावा शहरी इलाकों में भी बिला तफरीक कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले में फसलों की बाकियात जलाने वालों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्री मालकान को अब तक मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए जा चुके हैं, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले 2 ईंटों के भट्ठों को मस्मार करने के अलावा 2 भट्टा जात को सील भी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि फसलों की बाकियात को किसी भी सूरत में आग ना लगाई जाए। जिला हाफिजाबाद में स्मोक की इंसदाद के लिए, इसकी रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम जो हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक स्क्वाड बनाया गया है, जो कि पूरे ज़िला में मॉनिटरिंग करेगा। ख़ास तौर पर मोटरवे के इर्द गिर्द और हाईवेज़ के जो इर्द गिर्द है वो मॉनिटरिंग है जो वो बहुत सख्त की जाएगी। मेरी तमाम किसानों से ये गुजारिश है कि वो फसलों की बाकियात को ना जलाएं, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और अवाम को चाहिए कि वो स्मोक के असरात से बचने के लिए मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और स्मोक की सूरत में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। साथी रिपोर्टर रियाज अहमद शहीन के हमरा सैयद मोहम्मद ज़मीर, जियो न्यूज़, हाफिजाबाद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व खुराक ने गन्ने और दीगर बड़ी फसलों के लिए इमदादी कीमतें मुकर्रर करने की सिफारिश की और मिल्स की जानिब से गन्ने की ताख़ीर से ख़रीदारी पर तशवीश ज़ाहिर की। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने बताया, हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान बर वक्त और मुनसिफ़ाना ख़रीदारी का मुआहिदा हो चुका है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का इजलास चेयरमैन सैयद तारिक हुसैन की सदारत में हुआ। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने बताया, बीज के मयार को यकीनी बनाने के लिए सूबों को हिदायत की गई थी, ताहम अब तक सिर्फ पंजाब ने जिम्मेदारी संभाली है। कमेटी ने तमाम सूबों के ज़रई सेक्रेटरी से 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान के ज़रई सेक्रेटरी ने बताया कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन सूबे को बीज फराहम नहीं कर रही, जबकि वफाकी इदारे ने शदीद किल्लत की तस्दीक की है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के इजलास में सेक्रेटरी IT ने बताया, इंटरनेट की केबल में फॉल्ट ताहाल मुकम्मल तौर पर दूर नहीं किया जा सका, ताहम कंसोर्शियम की जानिब से काम जारी है। पाकिस्तान की इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल कर दिया गया है। कमेटी ने मुल्क भर में मोबाइल सिग्नल्स की नाकिस सूरत हाल पर
अगले इजलास में PTA हुकाम को तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद IT पार्क के मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबे पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने बताया, ये मंसूबा कोरियन कंपनी के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। ताहम प्रोजेक्ट में ताख़ीर के बायस वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। शिज़ा फातिमा ने कहा, स्पेक्ट्रम की किल्लत और कानूनी तनाज़ात के बायस नेटवर्क मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने बताया, मुल्क इस वक्त 274 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पर चल रहा है, जो नाकाफ़ी है, और हुकूमत आइंदा दिसंबर या जनवरी तक स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने की कोशिश कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। हमारे 2 एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, क्योंकि अगर हमने उनको सही तरह टैकल नहीं किया तो 2047 की जो बात की गई है कि जब हम इंशाअल्लाह ताला बहैसियत कौम 100 साल हमें गुजर जाएंगे, $3 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकती है। उसमें 2 हैं वजूहात जो हमें डिरेल कर सकती हैं। एक तो है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी स्टेबिलिटी हमें स्टॉक मार्केट में नजर आती है, उस तनासुब से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं स्टॉक मार्केट का सिर्फ जिक्र करूँ तो मेरे लिए बड़ी एक खुश आइन बात है कि उसमें 95,000 न्यू इन्वेस्टर्स है कम इन। लेकिन लोग ये अब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज इन एक्चुअली इन अ वेरी गुड स्टेज, और उसमें वो जिक्र करते हैं कि 2 चीज़ों का एक्चुअली इम्तजाज हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स। कि एक तो ये है कि आप एक मैक्रो इकनॉमिक माशी इस्तेहकाम लेकर आए हैं, जो हमारी जियो पॉलिटिकल टेल विंड्स हैं, मैं तो उनको इसी तरह कहूँगा कि इम्प्रूव रिलेशनशिप विद द US, at the same time a very constructive long standing relationship with China, and then जो GCC के साथ हमारा है including the Saudi Accord। मैं अब इसको इस लिहाज से देखता हूँ कि अब मैं जितने भी डेलीगेट्स आते हैं खुलकर उनसे बात करता हूँ कि आपका जो सरमाया यहाँ महफूज है। ये मैं आज से साल पहले भी नहीं कह सकता था। अच्छा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, अगर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं तो कुछ कंपनीज आ भी रही हैं। कंपनियां जा रही हैं तो पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा हो कुछ आ भी रही हैं। तो उसमें आपने देखा होगा एनर्जी सेक्टर में अरामको आई, वाफी आई, गनवर आया, डिजिटल सर्विसेज में अभी पार्को चली गई तो अरामको आ गई। ये एक थोड़ी सी नेचुरल एवोल्यूशन भी है जी, कि जो आपकी लोकल कंपनीज हैं दे आर बिकमिंग very productive and cost efficient and giving them the run of mill for। साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा है कि सैलाब के बाद पाकिस्तान इस साल 2% तक ही तरक्की की शरह हासिल कर पाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सरमायाकारी का ना होना है। आपके ख्याल में वो जो सिलसिला है जिसमें पाकिस्तान मुसलसल बेरोजगारी का सामना कर रहा है, उसी का तसलसल होगा ये माली साल भी? हमारा जो अंदाजा है कि अगर पाकिस्तान का शरह-ए-नमू इस साल 2% तक रहता है तो वो मेरे ख्याल से अचीवेबल है। उससे ज़्यादा जब आप सैलाब का असरात लेंगे तो बड़ा मुश्किल है। सैलाब ना आते तो आपको लग रहा है कि 4.2% पाकिस्तान अचीव कर ले? बात यह है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला जो लॉन्ग रन में है इस रहेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो हद से ज्यादा गिर चुका है। 2025 में आपका इन्वेस्टमेंट लेवल 25 साल पहले के रियल लेवल से कम है। तो जब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट इस हद तक कम हो जाता है तो उसके नतीजे में आपका शरह-ए-नमू मुतासिर होता है। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी गिवन द करंट ट्रेंड्स बड़े मुश्किल से 3 से 3.5% की इकॉनमी है, जबकि बाकी हमारे करीब के मुल्क वगैरह जो हैं
उन सब के शरह नमू 5 से 6% की रेंज में। तो क्या इस दफा ये हो रहा है कि करंट अकाउंट कहीं ना कहीं सर उठा रहा है, नंबर्स पर भी सवाल उठ रहा है, मगर ग्रोथ के आसार फिर भी नहीं नजर आ रहे? एक क्वार्टर में अगर $600 मिलियन का डेफिसिट है तो एवरेज ले लें आप तो रफली ये $2.4 अरब तक पहुंच जाएगा, जबकि IMF के साथ आपका जो फॉर्मल टारगेट एग्रीमेंट है वो 1.5 यानी कि $1.5 अरब का है। तो ऑलरेडी हम डिविएट करना शुरू हो गए हैं फ्रॉम द प्रोग्राम टारगेट। पिछले क्वार्टर अप्रैल टू जून क्वार्टर के कंपैरिजन में आपके रेमिटेंसेस जो हैं, जो वर्कर्स हमें भेजते हैं, जो बहुत अहम है और जिसकी वजह से पिछले साल हम सरप्लस में चले गए थे करंट अकाउंट में, उसमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर जो ख़त्म हुआ है जुलाई टू सितंबर, उसमें 7% की कमी आई है, तकरीबन $700 मिलियन। ये ज़रा वरिंग ट्रेंड है कि पिछले 3 साल से जो हालात रहे हैं कि तारीख के बुलंद लेवल पर खुदा न खास्ता बेरोज़गारी का पैमाना 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और हमारे जो नौजवान हैं उसमें तकरीबन 1,50,00,000 नौजवान बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। बहावलपुर रीजन में गंदम की काश्त शुरू होने को है, मगर हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद ना मिलने पर तबाहाल किसान परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, सैलाब को आए हुए तो 1 महीना गुजर गया और तबाहकारियां जो है अभी तक मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त बहावलपुर के जो सैलाब मुतासरीन हैं वो शदीद परेशान है। मैं इस वक्त एक सैलाब मुतासरा इलाके बस्ती बाकरपुर के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग जो है आज एहतजाज करने पर भी मजबूर हो गए हैं। इस वक्त किसान जो है वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गंदम की जो है बुआई का सीज़न बिल्कुल सर पे आ गया है और किसानों के पास कोई पैसा नहीं है। किसानों का कहना ये है कि हमारे घर तो गिर चुके हैं, हम टेंटों में बैठे हैं, अब हमारे लिए हमारा फ्यूचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदम की बुआई है। अगर ये गंदम की फसल भी हम बर वक्त काश्त ना कर सके तो फिर हमारे लिए तबाही के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दरिया तो अब उतर गया है, चला गया है, लेकिन वो अपने निशानात छोड़ गया है। अब किसान के पास कुछ भी नहीं बचा, वो अपनी गंदम काश्त करने के लिए हुकूमत की इमदाद का मुंतज़िर है। वो सर्वे तो हो चुका है लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेयर कराची ने हिदायत की कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए और काम जल्द मुकम्मल किया जाए। मेयर कराची का कहना था इस यूनियन काउंसिल से TLP का नुमाइंदा मुंतखब है, मगर अवामी खिदमत पीपल्स पार्टी अंजाम दे रही है। तफरीक की सियासत को ख़त्म करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची बदल रहा है। करक के इलाके पलोसे सर में जैतून के दरख्त तो हैं मगर देखभाल ना होने की वजह से ज़ाया हो रहे हैं। मकामी माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत नई शजरकारी के बजाय इन दरख्तों की हिफाजत पर तवज्जो दे तो ये मकामी रोज़गार और मईशत दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे करक से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार खटक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला करक के दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाका पलोसे सर के मुकाम पर, जो कि इसकी जो बाउंड्री है वो पंजाब से मिलती है। यहाँ पर वाफर मिकदार में जैतून के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इसकी देखभाल ना होने की वजह से दिन ब दिन ये ख़राब हो रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि शजरकारी मुहिम की जगह अगर इन पौधों की देखभाल अच्छी तरह की जाए तो इनसे न सिर्फ मकामी लोग फ़ायदे हासिल कर सकते हैं बल्कि सूबाई हुकूमत के ख़जाने को भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकते हैं। और ये बहुत कीमती जो है पौधा हैं, इससे जैतून के जो तेल हैं और इसके जो पत्ते हैं ये भी बीमारियों के इलाज के लिए भी काफ़ी कारआमद हैं। ज़िला बदीन में टमाटर की मकामी फसल को बारिशों से नुकसान पहुँचने के बायस सूबे भर में टमाटर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि काश्तकार और मंडियों के ताजिर नई फसल के इंतज़ार में हैं। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों की वजूहात जानने के लिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज जई की रिपोर्ट देखिए। जिला बदीन को टमाटर की पैदावार के लिहाज से मुल्क में एक नुमाया हैसियत हासिल है, लेकिन इस साल मानसून सीजन में काश्तकारों की मेहनत पर उस वक्त पानी फिर गया जब कई इलाकों में बारिशों के सबब टमाटर की फसल मुकम्मल तबाह हो गई और किसानों को दोबारा बीज बोना पड़ा।
महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिश से मुतासरा रकबा 80,000 एकड़ से जायद है। हमारे यहाँ जो टमाटर होती है वो 80,000 एकड़ पे होती है और तेज़ बारिशें, ज़्यादा बारिश होने की वजह से नर्सरी जो है पानी में डूब गई, जिसकी वजह से हमारा टोटली लॉस हुआ है। फसल की ताखीर और सप्लाई रुकने से बदीन की टमाटर मंडी में मंदी का रुझान है, जहां कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद हैं। बदीन का सीजन 9वें महीने में शुरू होता है। अगर वो 9वें महीने में शुरू हो जाता है, जो रेट नहीं होता, 2 महीने फसल लेट हो गई। नई फसल है, 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह ताला टमाटर बहुत हो जाएगा और इसका रेट भी सही हो जाएगा। अगर अब बाहर से जो टमाटो आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं, तो इस हवाले से जो है वो टमाटर महंगा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद ये है कि 10 के 15 दिन के अंदर टमाटो जो है ना वो बदीन की मार्केट में आ जाएगा। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि टमाटर के काश्तकारों को नुकसान के अजाले, मंडियों में कारोबार की बहाली और टमाटर की बुलंद कीमतों से आवाम की मुश्किलात में कमी उसी वक्त मुमकिन है जब बदीन की नई फसल मार्केट में पहुंचेगी और टमाटर की कीमतें मामूल पर आएंगी। कैमरामैन वकूल अहमद के साथ एजाज जई, जियो न्यूज़, बदीन। सरगोदा में आटा, चीनी, टमाटर समेत अशिया खुरूनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवा के इलाकों में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। चिकन की कीमत कम, जबकि टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। यही सूरत हाल दीगर अशियाए खुर्दोनोश की है। मैं अगर आपको बताऊं कि चीनी 210 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जबकि आटा जो चंद रोज़ कबल 650 और 700 रुपए का 10 किलो का गट्टू फरोख्त किया जा रहा था, अब वही गट्टू 950 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। गोभी हो, अदरक हो, प्याज हो या दीगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आम शहरियों की ज़रूरत है, उनकी कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने शहरियों की परेशानी बढ़ा कर रख दी है। हमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने बताया कि नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अमली तौर पर इन अशिया की कीमतों में इजाफे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को शहर में खुली छूट दे रखी है। जी, ज़िला मोहम्मद की तहसील यकागुंड के इलाके हल्की गंदाब की 10,000 की आबादी के लिए कायम वाहिद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बुनियादी मसाइल का शिकार है। तफसीलात बता रहे हैं इरफानुल्लाह जान। जी, ज़िला मोमन की तहसील यकागुंड के इलाका हल्की गंदाब का वाहिद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हल्की गंदाब में, जहाँ पर 300 बच्चियाँ इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। 2006 से कायम इस स्कूल में सिर्फ 2 उस्तानियाँ बच्चों को पढ़ा रही है, जबकि स्कूल में ना बिजली है और ना ही पीने के साफ पानी का कोई बंदोबस्त, और अक्सर बच्चियाँ घरों से पानी लाते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके की आबादी 10,000 से ज्यादा है, जबकि पूरे इलाके में ना मिडिल स्कूल है और ना ही हाई स्कूल, जिसके बायस अक्सर बच्चियां प्राइमरी के बाद तालीम छोड़ने पर मजबूर है। इलाके के लोगों ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से इस स्कूल की अपग्रेडेशन समेत तमाम बुनियादी मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा किया। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से मिलने वाली पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन ने गुजरावाला में काम शुरू कर दिया है। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन क्या है और ये कैसे काम करेगा, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज देखें, गुजरावाला की खवातीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गुजरावाला में खवातीन के लिए पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। मेरे पीछे नजर आने वाली ये जो बड़ी पुलिस वैन नजर आ रही है आपको पिंक कलर की, ये खवातीन के लिए चलता फिरता एक पुलिस स्टेशन है। बल्कि इस पुलिस स्टेशन में खवातीन के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की भी सहूलत मौजूद है। हम आपको इसके अंदर भी लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये स्मार्ट सा कितना खूबसूरत पुलिस स्टेशन बनाया गया है खवातीन के लिए। इसमें अमले के बैठने की जगह है, लैपटॉप पड़े हुए हैं, क्योंकि FIR का अगर अंदराज होगा या लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनना होगा तो वो ऑनलाइन होता है। तो साइलिन के बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियां लगी हुई हैं और साथ ही छोटा सा फ्रिज भी है, ताकि साइलिन को पानी भी पिलाया जा सके।
तो ये जो पुलिस स्टेशन है CTO गुजरांवाला का ये बताना है कि इसने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। पहले मरहले में जो बड़े तालीमी इदारे हैं या ख़वातीन की मार्केट है वहाँ पर बारी बारी इस पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा। यानी गुजरांवाला की अगर किसी खातून को थाने जाने की ज़रूरत है या वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहती है तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चलता फिरता पुलिस स्टेशन बारी बारी मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा और ख़वातीन को उनकी दहलीज पर ये सारी सहूलियात पहुंचाई जाएंगी। जी, मकली में वाक़े ज़िले के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए कायम किए जाने वाले वार्ड की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त ज़िले के सबसे बड़े सिविल अस्पताल मकली के अंदर मौजूद हूँ और मैं इस वक्त जो है डेंगू वार्ड के अंदर मौजूद हूँ। इसमें सिर्फ जो है इस वक्त 2 मरीज यहाँ पर जो है डेंगू के जो है दाखिल किए गए हैं, जबकि उनके तीमारदारों की जो बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पर इनके साथ मौजूद है। बेड खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो गंदगी है वो भी यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नज़र आएगी। हमने जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सफदर शाह से बात की है तो उन्होंने हमें ये बताया है कि ज़िले में माह सितंबर के अंदर 29 केसेस डेंगू के आए थे, जिनमें से 15 का ताल्लुक दाबेजी से था और दाबेजी में जो मरीजों की बड़ी तादाद थी उनकी जो वजह थी वो कराची के करीब होने की वजह से ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी और वो तमाम के तमाम जो है सेहतयाब हो गए हैं। यहाँ पर ज़िले में जो है मलेरिया जो है इस वक्त जो है तेज़ी से फैला हुआ है, उसके भी बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं, लेकिन सिविल अस्पताल में प्रॉपर तरीके से कोई भी डेंगू वार्ड कायम नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ जो है इस वक्त हम मर्दों का जो है डेंगू वार्ड जो है ये आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम इंतहाई मुश्किल में घिर गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 23 रन की बढ़तरी है और 4 मुस्तनद बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इससे कबल जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हो गई। मेहमान टीम की आखिरी 3 विकेटों ने स्कोर में 194 रन का इजाफा किया। पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 185 रन 4 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। आसिफ आफरीदी ने पहले कैलवेरिन को 10 और फिर स्टब्स को 76 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। स्कोर 235 हुआ तो हार्मर भी चल दिए। अब मोतसामी और महाराज टिक गए। फील्डर्स ने भी इनका खूब साथ दिया। स्कोर 306 हुआ तो महाराज 30 रन बनाकर नौमान का शिकार बने। अब आखिरी खिलाड़ी रबादा आए, उन्होंने खूब लाठी चार्ज किया, 4 छक्के और 4 चौके लगाए। मोतसामी के साथ 10वीं विकेट पर 98 रन की शराकत बना दी। रबादा 61 गेंदों पर 71 रन बनाकर आसिफ आफरीदी का छठा शिकार बने। जनूबी अफ्रीका की टीम 404 रन बनाकर आउट हो गई। मोतसामी 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आसिफ आफरीदी ने 6, नौमान अली ने 2, साजिद और शाहीन ने 1-1 विकेट हासिल की। 71 रन के खसारे के साथ शुरू की, लेकिन 16 रन पर उसके 3 मुस्तनद बैटर्स पवेलियन लौट गए। फिर बाबर आजम और सऊद शकील ने स्कोर 60 रन तक पहुंचाया। सऊद भी 11 रन बनाकर लौट गए। अब रिजवान आए और बाबर आजम के साथ स्कोर 4 विकेट पर 94 रन तक पहुंचा दिया। खेल के इख्तिताम पर बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान की बरतरी अभी सिर्फ 23 रन है। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में मजीद 4 मैचेस का फैसला हो गया। टीम जकी, टीम रजासदीन, टीम पेबल ब्रेकर और टीम सैम्बा ने कामयाबी हासिल की। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के तीसरे दिन पहले मैच में टीम जकी ने टीम गार्ड्स को 5.5 के मुकाबले में 9 गोल से मात दी। टीम गार्ड को 2.5 गोल का हैंडीकैप एडवांटेज हासिल है। दूसरे मैच में टीम रजासदीन पोलो ने SQC गोल्ड को 4 के मुकाबले में 8 गोल से हरा दिया। तीसरे मैच में पेबल ब्रेकर ने चारकोर रेंजर्स की टीम को 4 के मुकाबले में 8 गोल से आउटक्लास किया। दिन के आखिरी मैच में टीम सांबा ने टीम ब्लैक हॉर्स को एकतरफा तौर पर आधे गोल के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। टीम ब्लैक हॉर्स कोई गोल ना कर सकी। हाफ गोल का हैंडीकैप एडवांटेज हासिल था। पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई सीरीज T20 टूर्नामेंट के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। बाबर आजम ने आखिरी T20 मैच 13 दिसंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था।
फास्ट बॉलर नसीम शाह की भी T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 28 अक्टूबर से शुरू होगी। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे। सुहेल इमरान ने ज्वाइन किया है। जी सुहेल। जी, इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर यही है कि बाबर आजम पाकिस्तान T20 और पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो थे, जिन्हें ड्रॉप किया गया था दिसंबर में, उन्होंने अपनी आखिरी मैच खेला था T20 का साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आज उनके जब स्क्वाड अनाउंसमेंट किया गया है व्हाइट बॉल का, जिसमें T20 स्क्वाड भी शामिल है, उसमें उनका नाम शामिल है और 16 रुकनी जो स्क्वाड है वो वनडे के लिए अनाउंस किया गया है, जबकि T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो T20 इंटरनेशनल सीरीज है वो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैचेस खेलने और उसके बाद ट्राई सीरीज खेली जाएगी जो कि T20 मैचेस पर मुश्तमिल है। उसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे की दूसरी टीमें शामिल हैं और जो पहली मरतबा स्क्वाड का हिस्सा बने हैं वो हैं उस्मान तारिक, पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल हुए हैं। इसी तरह अब्दुल समाद, बाबर आजम और नसीम शाह की T20 इंटरनेशनल में वापसी हुई है। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है और सलमान अली आगा T20 इंटरनेशनल, जबकि शाहीन आफरीदी वनडे इंटरनेशनल में टीमों की क़यादत करेंगे। अब स्क्वाड कुछ इस तरह है T20 के, जिसमें सलमान अली आगा कप्तान, अब्दुल समाद, इब्रार अहमद, बाबर आजम उनकी वापसी हुई है, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान विकेट कीपर हैं, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान दोबारा वापस आए हैं T20 स्क्वाड में और उस्मान तारिक का नाम शामिल है, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों में T20 के फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान हकीम को रखा गया है। इसी तरह वनडे स्क्वाड जो है वो शहनशाह अफरीदी कप्तान, बाबर आजम, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा ये वनडे स्क्वाड में शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ और ट्राई सीरीज़ T20 टूर्नामेंट के लिए भी यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। बाबर आजम ने आखिरी T20 मैच 13 दिसंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। फास्ट बॉलर नसीम शाह की भी T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 28 अक्टूबर से शुरू होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील का सफाया कर दिया। दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन ने 28 अक्टूबर को शटर डाउन की कॉल दे दी है। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि 25 से ज़ायद नान बाइयों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। इंतजामिया ताकत के जोर पर रोटी महंगी नहीं करने दे रही। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। शबीर डार ने ज्वाइन किया है। शबीर बताइए। जी, ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन ने 28 अक्टूबर को रावलपिंडी भर में शटर डाउन की कॉल दे दी है। एसोसिएशन का कहना है कि जिले इंतजामिया ने नान बाइयों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी है। 25 से जायद नान बाइयों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। नान बाइयों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। इंतजामिया ताकत के जोर पर रोटी महंगी नहीं करने दे रही है। 80 किलो आटे की बोरे की कीमत 10,500 तक पहुंच गई है। 2 माह में आटा, मैदा और फाइन आटे की कीमत 2 गुना हो गई है। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि मिल मालिकान आटा महंगा देंगे तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है। हुकूमत नान बाइयों को कोई सब्सिडी भी नहीं दे रही है। इंतजामिया के रवैये के खिलाफ 28 अक्टूबर को तंदूर बंद करेंगे। 28 अक्टूबर को रावलपिंडी डिवीजन में तमाम तंदूर बंद रहेंगे। आटा महंगा करने वालों से कोई नहीं पहुंच रहा, जबकि सारी फोर्स नान बाइयों के पीछे लगाई गई है। तंदूर मालिकान का कहना है कि तंदूर सील किए जा रहे हैं और लोगों का रोजगार बंद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शबीर डार, आपने अपडेट किया।
बाद अज़ मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 साल बीत गए हैं। पाकिस्तान की साबिक़ खातून अव्वल और 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा ने मुल्क में जमहूरियत के क़याम के लिए बेपनाह जदोजहद की और कुर्बानियाँ दी। उनकी ज़िंदगी पर नज़र डाल रहे हैं कराची से कामरान रज़ी। बेगम नुसरत भुट्टो 23 मार्च 1929 को ईरान के सूबे इस्फहान में पैदा हुई। 8 सितंबर 1951 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कराची में उनकी शादी हुई। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म की तो बेगम नुसरत भुट्टो को नजरबंद कर दिया गया। शौहर की फांसी के बाद बेगम नुसरत भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया और शोबा ख़वातीन की बुनियाद रखी। वो कई बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में सीनियर वफाकी वजीर भी रहीं। बड़े बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की पाकिस्तान वापसी और सियासत के आगाज पर बेगम नुसरत भुट्टो उनकी रहनुमाई करती रहीं। लेकिन सितंबर 1996 में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल ने तो जैसे बेगम नुसरत भुट्टो को बेमौत मार डाला और वो शदीद दलील हो गयीं। कई बरसों के अदालत के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया। पै दर पै सदमात झेलने वाली बेगम नुसरत भुट्टो 23 अक्टूबर 2011 को दुबई में खालिक हकीकी से जा मिली। उन्हें घड़ी खुदाबख्श लाड़काना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो ने अपनी जिंदगी में शौहर की फांसी, 2 बेटों और बेटी की मौत के गम सहे। पीपल्स पार्टी के कारकुन आज भी बेगम नुसरत भुट्टो की जद्दोजहद और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची।